देखिए, आज जो स्टार्ट करने के लिए हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, जब बात करते हैं हम भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास, देखिए जो इतिहास है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। देखिए, जो इति प्लस हास है, इसका जो अर्थ होता है, तो इति का अर्थ होता है बीता हुआ समय, ठीक है। और हास, हास का जो अर्थ होता है वो होता है कहानी या घटनाएं। तो जो इतिहास का अर्थ होता है वो होता है जो बीती हुई कहानियां या कथाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो जो हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जो हमारा भारत है, उत्तर में हिमालय और नीचे कौन सा हमारा? हिंद महासागर। तो ये जो उपमहाद्वीप है हमारा, उत्तर में हिमालय से लेके और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ जो उपमहाद्वीप है, इसे ही हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। जिसे महाकाव्य में और पुराणों में क्या कहा गया? भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया। जिसे महाकाव्य, महाकाव्य कितने हमारे? रामायण और महाभारत। तो जिसे महाकाव्यों में क्या कहा गया? भारतवर्ष। और पुराणों में भी क्या कहा गया? इसको भारतवर्ष कहा गया। निवासियों को, अब देखिए, भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं, जो ये हमारा भारत है, कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। जो भरत है वो कहते हैं प्राचीन कबीले का नाम था। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? तो देखिए, भारत का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। कुछ जो इतिहासकार हुए उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे देश भारत का नाम है वो किसके नाम पर पड़ा? भारत का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू या जमुन या वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। कौन? जो प्राचीन ईरानी थे वो इसे क्या? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यूनानी इसे इब्ने और अरब इसे हिंद कहते थे। जो यूनानी वासी थे वो इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। किसके आधार पर? इंदे के आधार पर। जो अंग्रेजी व्यक्ति थे वो इसको इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला, देखिए जो हमारा भारत है इसमें जो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, इनके बीच में जो विंध्य पर्वत है हमारा, वो इसको दो भागों में बांटता है। तो देखिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार व दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। तो जो हमारा भारत है, भारत में जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला ने इसको दो भागों में बांटा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो द्रविड़ भाषा का यूज करते हैं। और जो उत्तर वाला वो कौन सा है? तो वो बोलते हैं हमारी यूरोपीय, इंडो यूरोपीय, ठीक है। देखिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ। ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में आया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, उनका क्रम लगाइए। तो उनका जब हम क्रम लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सा आएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरे पर आएगा पेलियो मेडिटेरेनियन। कौन सा आएगा? पेलियो मेडिटेरेनियन।
तीसरे में कौन सा आएगा? तीसरे में आएगा काकेसायड, फिर आएगा निग्रोयाड और लास्ट में आएगा मंगोलायड। ये क्रम एग्जाम में हमारे कई बार आया कि नस्ल के आधार पर जो भारतीय मिश्रण बने हैं उनका आप क्रम लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, इसके बाद कौन सा आएगा? पैलियो मेडिटेरेनियन, फिर आएगा काकेसायड, नेक्स्ट आएगा निग्रोयाड और अंतिम कौन सा है? मंगोलायड। तो स्टार्ट कहाँ से हुए थे? ऑस्ट्रेलायड और अंतिम मंगोलायड। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, 3 भागों में इसको बांटा गया। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। आओ पॉइंट है ये कि सबसे पहले जो इतिहास को 3 भागों में बांटा वो किसने बांटा? तो जर्मन के इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला जो इन्होंने कहा कि इतिहास 3 है, क्रिस्टोफ सेलियरस। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी हमें मिलती है वो कितने स्रोतों से मिलती है? 4 स्रोतों से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जब हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है वो हमें 4 प्रकार से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और लास्ट में हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। देखिए अब कुछ नोट पॉइंट है यहाँ। आर्यों ने हमारे देश को आर्यवर्त या जम्बूद्वीप कहा, ठीक है। प्रश्न आता आर्यवर्त किसने कहा? तो आर्यों ने। जो आर्यवर्त है ये जम्बूद्वीप का एक भाग था। किसका भाग था? जम्बूद्वीप का एक भाग था आर्यवर्त। चीनी यात्रियों ने हमारे देश को हिंदू कहा है और ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके कि भारत का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जो शुरू से हमें जानना है प्राचीन भारतीय इतिहास, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो करेंगे जो हमारे 4 स्रोत हैं। तो हम धर्म ग्रंथ, जब बात हम धर्म ग्रंथ की करते हैं तो धर्म ग्रंथ में हम सबसे पहला पढ़ते हैं वेद। क्या पढ़ते हैं? वेद, जिसके संकलन करता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और जो वेद है वेद का अर्थ किससे? ज्ञान से। तो अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है 4 स्रोतों से, तो हम कौन कौन से पढ़ेंगे? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य।